मैं कौशल वेलकम लेसन इन द वे। आज को हम करने जा रहे हैं तुम्हारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ क्लास 10th आईसीएसई ज्योग्राफी। इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये तुम्हारे चार टाइप्स के 1 2 3 4 हैं। उसके बाद ये तो तुम्हारा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सब देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली हम बात करें तो मिनरल की। मिनरल जो शब्द सबसे पहला चैप्टर का मिनरल ही है। तो मिनरल का मतलब क्या है? ठीक है, इसकी ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक तो बाद में करते हैं, पहले मिनरल का मतलब समझ लो। तो मिनरल जो ये शब्द है इसका सिंपल मतलब एक तो ये है कि ये जो है ना ये चीज बनी किससे होगी? ये 2 और 2+ मतलब एटलीस्ट दो से ज्यादा हो तो चलेंगे, 2 और मोर देन 2 जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके ये बनाएंगे। ठीक है जी, कंबाइन करके इनऑर्गेनिक प्रोसेस से ये बना देंगे। सिंपल एज दैट। यही डेफिनेशन तुम लिख के आओगे, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे सब। कोई ऐसी एज सच कभी कोई दिक्कत होएगी नहीं। और बात क्या है कि एक इसकी जो खासियत होती है जो हमारी बुक में दे रखी है, वैसे तो ये तुम अभी उसमें पढ़ोगे, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा तुमने कि मिनरल इसकी कोई पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगी। ऐ नहीं कुछ भी बन गया, नहीं, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगी। तो कोल है तो कितने % कोल है, मतलब उसमें हम अलग अलग देखेंगे क्या है वो, तो चलो अगले चैप्टर में। बट आयरन ओर है तो कितना है, ये वो चीजें हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, मतलब तुम्हारा पूरा चैप्टर बेसिकली यही है। काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जगहों के नाम देके, बट हम उन्हें सिंपली समझेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती जगहें सारी याद करनी मैप पे स्पेशली, तो हम देखते हैं अभी। सो फर्स्टली हमें जानना है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स को दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटेलिक जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं हो। एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें तुम्हें वो समझने वाली बात नहीं है। जो मेटेलिक है अब इंपॉर्टेंट है कि ये इग्नियस रॉक से बनते हैं मोस्टली, और जो नॉन मेटेलिक है ये बनते किससे हैं? सेडिमेंट्री रॉक से, मतलब उसमें पाए जाते हैं या उससे बनते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कुछ भी मान लो। मेटेलिक इग्नियस रॉक से बनते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होती है जी? इग्नियस रॉक मतलब जो लावा तुम्हारे सॉलिडिफाई हो जाए उसको हम इग्नियस कहते थे, राइट? के मतलब लावा गरम गरम इग्नाइट वाली, इग्नाइट से आया ना इग्नियस। और सेडिमेंट्री जो तुम्हारे धीरे धीरे सेडिमेंट्स जो रिवर्स के थ्रू मतलब बिल्कुल कॉस्ट पे आए, वहां पे इकट्ठे हुए, फिर रिवर्स बह के ले जाए, सेडिमेंट्स, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते थे। हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो इसकी एग्जांपल्स अगर मेटेलिक की देनी हो, आयरन और कॉपर और निकल, ये लिख लोगे, ठीक है। और उसके बाद नॉन मेटेलिक की देनी हो तो मिक्का, लाइमस्टोन, मिक्का जो भी है, लाइमस्टोन वगैरह तुम दे सकते हो। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स की काफी डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के एग्जांपल्स है उसमें तुम लिख सकते हो। अब आयरन ओर की बात करें सबसे पहले तो आयरन ओर से हमें क्या मतलब? आयरन, बट आयरन फ्रीली ऐसे अवेलेबल नहीं होता, वो आयरन ओर की फॉर्म में होता है, तो ये सब नहीं आता। बट अगर तुम्हें ऐसे आंसर राइटिंग अपनी बहुत अच्छी दिखानी है, इंट्रो वगैरह भी दिखनी है, तो ये होता है। बैकबोन होती है जी ये पूरे देश की। काफ़ी इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इकोनॉमिक ग्रोथ का ये दर्शाता है कि कितने परसेंटेज कैसे आयरन और यूज किया जा रहा है, उससे हमारी डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है कि हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं वगैरह चीजें। अब इसके कुछ अलग अलग प्रकार आते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का नाम एज द नेम सजेस्ट कि ये होता है मैग्नेट वाला, इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी, ये रहा। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इसमें होती है, ठीक है। मैग्नेटाइट में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट बोल देते हैं। ये सबसे प्योर है, सबसे प्योर मतलब इसमें जो आयरन ओर का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो ये टाइप है ये बेस्ट क्वालिटी है, और इसमें 72% जितना भी है आयरन का, मतलब प्योर आयरन पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेडिशन कलर होगा। देखो आयरन जितना ज्यादा उतना रेडिश होता है ना कलर, ऑब्वियसली। तो बाकी देखोगे थोड़े येलोइश ब्राउनिश में आएंगे, क्योंकि उनमें आयरन का कंटेंट कम है। आयरन ही रेड कलर देता है, ठीक है। ये हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है। उसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा है आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला और तमिलनाडु में पाया जाएगा। ये चीजें अब तुमको याद कहाँ होना है, पहले तो ये देख लो इसके यूजेस क्या है। पहला सिंपल है कि पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करना। तुम्हें कभी ये नहीं पूछेगा यार, वो बोल देंगे आयरन और कहाँ है बताओ, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं मैप में। तुम्हें मैग्नेटाइट का बहुत कम चांसेस है, आए वैसे तो नहीं आएगा, बट अगर आएगा तुम याद कर लो, ठीक है। गोवा, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, गोवा, केरला, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु में कहाँ ले गया, तमिलनाडु नीचे, ठीक है। तो ये मोस्टली ऐसे पाया जाएगा। तुम्हारे मैप में सब चीज़ें नहीं दे रखी, तो ऐसा मत समझना कि जो यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी तो उस मैप में नहीं, या बुक वाले मैप्स में नहीं है मैंने, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला हम पढ़ेंगे हेमेटाइट। बिकॉज क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बेस्ट क्वालिटी, उससे कम, सबसे कम। अगर जाएंगे बेस्ट फिर वर्स्ट, फिर काफी कॉन्ट्राडिक्शन सी लगती है, ठीक है। तो एक मैग्नेटाइट था। अब हम बात करते हैं हेमेटाइट की। ये क्या है, 60 to 70% इसमें आयरन होता है। उसमें 70+ था, 72 ऐसा। इसमें 60 to 70% आयरन होगा हेमेटाइट में। अब हेमेटाइट भी कहाँ पाया जाता है? एपी, जो आंध्र प्रदेश है तुम्हारा, ओडिशा और गोवा, ठीक है, इन जगहों पर पाया जाएगा। अब
तुम्हें ये स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर तुमने याद कर लिया तो तुम्हें आयरन की याद करने की जरूरत नहीं है, लोकेशन एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ। तो बेसिकली यही है, हेमेटाइट के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ, उसके यूजेस वगैरह, बट इतना ही दिया। अब लेमोनाइट, लाइमोनाइट के बारे में हम बात करें, ये तो पहले येलो होता है, इसमें लाइम प्रेजेंट होएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, सॉरी। तो ये ब्राउन इन कलर होता है, येलो से लेके ब्राउन के बीच में चला जाएगा, मतलब येलोइश से ब्राउनिश के बीच में रेंज वेरी करेगी। इसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है इन दोनों के कंपेरेटिवली, ठीक है, और आयरन का कंटेंट भी कम होता है। वेस्ट बंगाल, यूपी, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों में पाया जाएगा एंड पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी हेल्प करता है एंड काफी यूजफुल है। उसके बाद लास्ट टाइप का आयरन होता है तुम्हारा साइडेराइट। अब साइडेराइट देखो, सबसे पहले कौन सा था, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में हमें क्या पता लगा, मैग्नेट है, प्योरेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद ये है मैग्नेटाइट, उसके बारे में इतना ही लिखा है। उसके बाद हेमेटाइट, हेमेटाइट के बारे में ज्यादा बताया नहीं, बट ऐसे 60-70% ऐसा रहेगा। उसके बाद तुम्हारा लाइम्स, लाइम्स क्या, लाइमोनाइट, लाइमोनाइट। अब आया है साइडेराइट, साइडेराइट। साइडेराइट में क्या, उससे भी कम क्वालिटी होगी, इसमें क्या सिर्फ 10 से 40% के बीच में आयरन होगा, ठीक है, प्योर क्वालिटी का। क्वालिटी काफी कम होती है इसकी। अब लेकिन अब फिर भी इसे यूज क्यों किया जाता है, इसके भी काफी तरीके हैं, ठीक है। इसको ऐसा, अब यार ऐसा नहीं होता है कुछ भी कि खराब क्वालिटी का उसे छोड़ दो, उसको काफ़ी अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ना यूज़ करो जहाँ पे क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। पहला तो क्या है कि सेल्फ फ्यूमिंग होती है इसमें ड्यू टू लाइम, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्फ फ्यूमिंग ड्यू टू लाइम। फ्यूमिंग क्या होता है यार, फ्यूमिंग होता है उसको कोई रॉक को तोड़ना, कुछ करना, ठीक है, उसको पिघलाना एंड वो सब। सेल्फ फ्यूमिंग मतलब है ना, सेल्फ फ्लक्सिंग, सॉरी, सेल्फ फ्लक्सिंग मतलब कि वो खुद ही कर देता है, खुद ही कर देता है, अपने आप को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। सॉलिडिफिकेशन का उल्टा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे वो सब कर देता है, डिसॉलिडिफाई। क्यों? क्योंकि इसमें लाइम प्रेजेंट होता है। अब क्या करते हैं ना यार, जो फ्लक्स एक तरीके का चीज़ होती है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पोर किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है, उनमें डाला जाता है रॉक्स वगैरह पे, ताकि वो मतलब ऐसे अलग अलग हो जाएं और वो ऐसा पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें लाइम पहले ही प्रेजेंट है। वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, तो एक केमिकल उसमें लाइम होता है, वो खुद ही प्रेजेंट है, पहले ही प्रेजेंट है, तो खुद ही कर लेता है, ठीक है, सेल्फ फ्लक्सिंग हो जाती है। गुजरात, अगर तुमसे पूछे कौन सा करता है तो वही आएगा कि सेल्फ फ्लक्सिंग कौन सा टाइप का आयरन ऑन करता है, तो मैं बता दूंगा साइडेराइट, ठीक है। अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक की स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे, एनीवेज, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। अब ये देखना, इंपॉर्टेंट फॉर स्टील प्रोडक्शन। आयरन स्टील में इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काफी हेल्प कर देता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक तो स्पॉन्ज आयरन, एज अ स्पॉन्ज आयरन हम यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लेंडिंग के काम आता है विद, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, मेरी भाषा, ब्लेंडिंग विद, अच्छा ओके, मैं तुम्हें वैसे ही समझाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ। स्पॉन्ज आयरन के तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्ज तुम हो गया ऐसा, हाँ, काइंड ऑफ, मतलब वो नहीं बन जाता बिल्कुल, बट स्पॉन्ज आयरन के तरीके से यूज़ किया जा सकता है ये, जब हम उसको ब्लेंड कर रहे हो एक अच्छे क्वालिटी के आयरन से। अब अच्छा क्वालिटी का आयरन है, उसका एलॉय वॉय बनाना, कुछ करना है, तो उसके बीच में जो पोर्स हैं वो उसको स्पॉन्ज की चीज़ें पूरी करने के थोड़े ये डाल दिया जाता है, ठीक है। मेनली वो अच्छी क्वालिटी का रहता है, थोड़ी इंप्योरिटीज़ वाला है, ये भी डाल दिया, इसमें काफ़ी इंप्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये साइडेराइट, ये वो चीज़ है, ठीक है जी। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट, ये हमने पढ़ लिया। अब टोटल एज पर यूजेस क्या है, ठीक है, आयरन ओर के पूरे यूजेस क्या है, कोई एक की बात नहीं कर रहा कि मैग्नेटाइट के यूजेस, नहीं, एज अ होल क्या यूज है हमें। देखो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि स्टील, स्टील आ गया जी, स्टील आ गया, क्या आ गया, सबसे पहले तुम पढ़ो यहाँ पे, यूज फॉर मेकिंग पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है स्टील, स्टील पे तुम 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब ये स्पॉन्ज आयरन मैंने बता दिया, पिग आयरन वगैरह भी वही चीज़ होती है, एक बार गूगल कर लो, यू विल गेट टू नो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पहले तो अब तुम स्टील से, तुम आयरन से काफी कुछ कर सकते हो, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, रेलवे के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, नेल्स बनाने में, नेल्स ये वाले नहीं, नेल्स, नेल्स जो कीले ठोकते हैं वो सब नेल्स, ठीक है, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, एक्सेट्रा में काफी हेल्प करता है यार ये, तो काफी यूजेस है इसके। तो तुम कुछ भी लगे, तो ये तो मैंने ऐसे बहुत मतलब कीवर्ड्स लिखे हैं, इनके तुम पूरे पूरे पॉइंट्स बना सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो काफी यूजेस बन जाएंगे तुम्हारे 5-6। उसके बाद अब ये जो है ना, बच्चों को ये लगता है यार ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है, अब हमें तो, हमसे तो होगी नहीं। 1 मिनट, वीडियो चल भी रही है ये। सो एक तो है बास्टर और दुर्ग, 2 याद कर लो, बास्टर दुर्ग, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और उड़ीसा में क्या है तुम्हारा, क्योंगर, क्या लिखता हूँ मैं, हाँ क्योंगर, सॉरी सही है क्योंगर, और उसके बाद ये है सुंदरगढ़। तो ये तुम्हें अब कहाँ पता लगेगा, देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता क्योंकि पहले इतना स्केल छोटा किया, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस्तर और दुर्ग। छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ इस एरिया में, तो इधर बनाना है, वैसे तो मेजोरिटी इधर ही होंगे, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा भी इधर है भाई, उड़ीसा भी इधर, उड़ीसा भी इधर, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनेंगी और यहीं पे तुम बना सकते हो तुम्हारे आयरन ओर्स।
कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उनके वो लोकेशंस। उसके बाद अब मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज क्या चीज़ है? ये भैया मैग्नेटाइट से रिलेटेड है? नहीं भाई, ये मैंगनीज अपना ही अलग है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील। मैंने कहा था ना रिलेटेड है, बट नहीं हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आयरन और स्टील बनाना ना तो इसमें यूज होते हैं। जैसे तुम कोई प्रोसेस कभी पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, केमिस्ट्री में काफ़ी प्रोसेसेस पढ़े होंगे। कोक बनाना, ये वो कोक नहीं, मतलब वो जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कोक पढ़ा है ना, कि पढ़ लिया होगा वैसे। तो उसमें क्या कि कोक बनाने में कितनी चीज़ें लगती थी, सारी एंड प्रोडक्ट में नहीं आती, ठीक है। कुछ ऐसा काम करवाने के लिए कैटलिस्ट वगैरह भी चीज़ें होती हैं, वो सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगनीज काम आयरन को स्टील बनाने में, आयरन और स्टील बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब 9 किलो मैंगनीज लग जाएगा 1 टन स्टील बनाने में, समझ रहे हो? ये वैसे इतना वो नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं आएगी, बट स्टिल, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में हेल्प करेगा, ड्राई बैटरीज बनाने में हेल्प करता है। और इसका जो ना ब्रिटलनेस है, जो स्टील की जो ब्रिटलनेस है ना, मतलब टूटने की क्षमता, ब्रिटलनेस, ब्रिटल मतलब जितना ज़्यादा ब्रिटल उतनी जल्दी टूट जाती चीज़ें, वो कम करती है और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ऑब्वियसली जब वो नहीं टूटेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो सिंपल पॉइंट। मेक स्टील इम्यून टू रस्टिंग, स्टील अगर इसके ऊपर से परत चढ़ा दें या कुछ भी तो इम्यून बना देती है रस्टिंग से, या उसके साथ अलॉय बना दिया कुछ भी, ठीक है। रेसिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन भी नहीं होती इस पर, मतलब वो ऐसे तुमने कोरोजन देखा होगा ना, तुमने पढ़ा भी होगा वैसे, तो ऐसे धीरे 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 चीज़ें चली जाती हैं, एंड मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, बट कोरोजन उससे बचाती है ये, ठीक है। पेंट्स में, पिगमेंट्स में और फेरोमैंगनीज बनाने में हेल्प करती है। फेरोमैंगनीज भी ऐसा कोई एलॉय नहीं कहते, ऐसे केमिकल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करती है। नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा में ये पाया जाता है। अब ये तुम कहोगे कहाँ पे है मैप में, देखो मुंबई के आसपास बनाते ना, मुंबई नहीं पता, महाराष्ट्र तो पता होगा ना। तो इस एरिया में ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो ये मैंने 2 बनाए ना, ये वही है, ये नागपुर और रत्नागिरी, ठीक है। ये जो इस पेन से बनाए ब्लू से, ये वो चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही करना होता है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये एक रॉक से निकलता है, जो रॉक में, मतलब ये ना बॉक्साइट एक रॉक है जिसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ओर्स होते हैं। ये भी बॉक्साइट और भी होंगे, बट और भी मिनरल्स होंगे, बट मेन क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ओर्स होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल में हेल्प करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल है, मतलब बेसिकली एल्यूमिनियम बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें एक बॉक्साइट होता है बेसिकली। मेक्स एयरक्राफ्ट, शिप्स, यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, यूटेंसिल्स वगैरह में हेल्प करता है बॉक्साइट बनाना। गुड कंडक्टिविटी होती है इसकी बिजली वगैरह की, और ये क्या सीमेंट, केमिकल्स और डिशवॉशर वगैरह में भी काम आता है उनको बनाने में ऑब्वियसली। ये कालाहंडी और बोलंगीर में उड़ीसा में और रांची में झारखंड में पाया जाता है। अब ये भी कैसे बनाना है, ये भी सिंपल, बेसिकली ये मैंने कौन से पेन से बनाया है, आई गेस बनाया ही नहीं क्या, पता नहीं, बट एनीवे देखो ये जो है ये अच्छा ये बनाया ऑलराइट। कालाहंडी और जो बालंगीर ये उड़ीसा में है, यहाँ पे बना सकते हो तुम, यहाँ पर। और जो झारखंड है उसके ऊपर होगा, यहाँ पे ये रांची होगा, ये रांची, ये 2 हमने बना दिया बेसिकली। एग्जैक्ट नहीं देखते, स्टेट देख लेते हैं, हो जाती है चीज़ें। कॉपर, अब कॉपर भी तुमने बहुत सुना होगा, जैसे मैंने कहा था ये 2 ही नहीं है, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। तो कॉपर में क्या चीज़ है, कॉपर सिंपली तुम देख लो, एक तो हाईली डक्टाइल होता है, मतलब डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, मिनरल्स वगैरह की और स्पेशली मेटल्स की, कि वो कितनी जल्दी ऐसे, मतलब कितने परसेंटेज में, कितने इफेक्टिवली वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईली डक्टाइल होता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अच्छा मैंने पता नहीं क्या इंग्लिश लिखी है, मतलब हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी अंग्रेजी में सिंपल बोला जाए तो, बिजली की, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब ये जो हाई डक्टिलिटी है उससे हमें पता लग ही रहा है कि कॉपर की बहुत वायर्स होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं उन्हें कंडक्ट कर लेता है ये, ठीक है, इधर से उधर पहुंचा देता है। स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा बेंड हो गया तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है। स्टेनलेस स्टील बनाने में हेल्प करेगा, और जो इलेक्ट्रिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉपर, ठीक है। अब ये एलॉय बनाता है काफ़ियों के साथ, ठीक है, एलॉय बनाता है और उनको भी काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। क्या चीज़, पहले तो ब्रास बना देगा एक, और दूसरा ब्रॉन्ज बना देगा। जो ब्रास बनाता है वो जिंक के साथ बनाता है, और जो ब्रॉन्ज बनाता है वो टिन के साथ बनाता है। हाँ, जो ब्रास बनाता है वो जिंक के साथ, जो ब्रॉन्ज बनाता है वो टिन के साथ, यही लिखा है। उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट में हेल्प करता है, और ये चीज़ अब क्या है कि ये ना 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पाया जाता है जो कॉपर है तुम्हारा, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है सेंटर में, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाए हैं, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्या,
कॉपर, ठीक है। ये है तुम्हारा मध्य प्रदेश, कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एमपी यहाँ पे तारेगांव और बालाघाट। उसके बाद राजस्थान में सेकंड नंबर पे होगा, राजस्थान में होता है खैतरी, जो तुम्हारा सिंगला बेल्ट है, खैतरी सिंगला बेल्ट, ये इधर राजस्थान में इधर काम आता है। और उसके बाद देखो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो चले जाओ उधर, उधर कहाँ, झारखंड। झारखंड में हमने पहले भी एक चीज़ करी है। फिर वही जो तुम्हारी हजारीबाग और ये जो पालमगार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ, वो सब आ जाते हैं। सो आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आई हो, कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा हो या। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट का अगला चैप्टर, जो कि है तुम्हारा मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2, जो कि सिंपल वही बात होगी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसमें आएगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। बस उसमें क्या था, उसमें मिनरल्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है जी। 4 तरीके के मिनरल्स, उनके बारे में बताओ, वो सब हो गया, ठीक है। चश्मा मैंने पहना, एनीवेज, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज में क्या, कन्वेंशनल मतलब क्या, पुराने जमाने के, हाँ हम ऐसे मानते हैं, क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल है उसमें सोलर एनर्जी है वो आएगा, वो हमें लगेगा कि अभी से उठे हैं। तो नॉर्मल भाषा में ये बोलने के लिए ठीक है, बट लिखना ऐसा नहीं है, लिखने के लिए डेफिनेशन चाहिए। कन्वेंशनल सोर्सेज का तुम कैसे कैरेक्टराइज करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, वो ये है कि अगर तो कोई रिसोर्स एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए, उसका यूज दोबारा नहीं हो सकता, तो उसे हम कह देंगे ये कन्वेंशनल सोर्स है। लाइक अगर सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हो तो एक बार किया करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, एक बार हमने सोलर पैनल लगवा लिया, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि बिजली सनलाइट खत्म हो जाएगी, नहीं ना। लेकिन अगर हम इतना कोयला खरीद के लेके आए हैं और वो हमने किसी भी फैक्ट्री में यूज करना है, कहीं भी यूज करना है, वो तो खत्म हो जाएगा ना, फिर नया लेके आना पड़ेगा। तुम्हें नई बिजली नहीं, वो नई सोलर नहीं लेके आनी पड़ेगी ना। और भी काफ़ी सोर्सेज है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो कन्वेंशनल सोर्सेज, तुम्हें एनर्जी सोर्सेज पता लग गया। सबसे पहले कोयला, सबसे पहले कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर का नाबा, ठीक है। भाग मिल्खा में जो कोयला होता है जिसे चोरी करते हैं, कोल, ठीक है। सो कोल के बारे में अगर बात करें तो ये एक इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनफ्लेमेबल मतलब आग लगाई जा सकती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें हमने सारे इनऑर्गेनिक किए थे, ठीक है, मिनरल्स में, ठीक है। इसमें क्या कि मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन ही होते हैं यार, तो इसमें कोई वो हैरान होने वाली बात है नहीं। यप। सो उसके बाद क्या है, पावर जनरेशन में हेल्प करता है, मेन सोर्स है पावर जनरेशन के। एडवांटेजेस में तुम बना सकते हो कि पावर जनरेशन, इससे बहुत हजारों पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस मैंने लिखा भी हुआ, वैसे यूजेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या ये भी, भैया देखो उसमें उस चैप्टर में क्या था, आयरन ओर सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट चैप्टर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोयला। तो उसके 4 पार्ट्स थे, ये इसके भी 4 पार्ट्स है, ये क्यों पीछे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा एंथ्रासाइट में क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। उसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी थी, कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैग्नेट से कुछ रिलेटेड, मैग्नेट ऑलराइट। बेस्ट क्वालिटी थी 80% कार्बन इसमें, उसमें 72% क्या था, आयरन ओर। इसमें क्या 80% कार्बन है, हार्ड होती है, ये ब्लैक होता है और जम्मू और कश्मीर में ही पाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बिट्यूमिनियस के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट यूज होता है क्योंकि वो तो पाया ही कम जाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना कि लार्ज यूज के लिए मतलब चाहिए चले, तो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते क्वालिटी पे। चलो ठीक है, 80% नहीं, 60 से 80 के बीच में जितना मर्जी हो कार्बन चल जाएगा, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होती है, वो तो पूरे कोल की ही हाई होती है वैसे तो, पर इसकी भी काफ़ी हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि इतना सा जलाने पे कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है, कैलोरीज जो भी हम कहते हैं, तो वो एक चीज़ होती है, काफ़ी हाई है, ठीक है। मॉइस्चर इसमें नहीं होता, इसलिए ही बेसिकली वो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बिकॉज अंदर ना बहुत कार्बन जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कंसनट्रेटेड है। जब उसमें मॉइस्चर आ गया वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो इसलिए वो कैलोरीफिक वैल्यू फिर कम कर देता है मॉइस्चर, ठीक है। इनका इनवर्स रिलेशन है। हीटिंग की अगर हम बात करें तो हीटिंग में काफ़ी काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ कोक, मैंने जैसे कोक के बारे में तुम्हें बताया था केमिस्ट्री में तुमने जो पढ़ी है, उसके प्रोडक्शन में बिट्यूमिनियस काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये झारखंड में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सो यू कैन सिंपल दिस। बाकी इतना नहीं आता, ठीक है, कि भाई बताओ बिट्यूमिनियस कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो क्या पूछेंगे, कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ, ठीक है, हम पढ़ते हैं। अब अगला है तुम्हारा लिग्नाइट, ठीक है। ये है ब्राउन कोल, क्या है, ब्राउन कोल, ठीक है। ये काले थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ी क्वांटिटी कम है, ठीक है। कोयले की क्वालिटी कम है ये, क्योंकि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम है। फ्राइबल होता है, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे कुचुम्बर बन सकता है इसका, और मॉइस्चर ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, इसलिए डाइल्यूटेड है काफ़ी अंदर। राजस्थान और असम में मोस्टली पाया जाता है। उसके बाद एक आता है पीट, ये सबसे लो क्वालिटी होती है पीट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, तुम्हें पीट ना मतलब क्वालिटी छोड़ दो, ठीक है। इसमें कोयला कम होगा, क्यों होगा, देखो जगह ही नहीं छोड़ी मैंने कहीं, नाइस। अब यहाँ पे ना जैसे तुम लगाओ, मैंने वैसे बनाया तुम्हें दिखेगा नहीं, वुड है, ठीक है। वुड से ये बन रही है कोल। ये जो बीच का टाइम है ना, इसमें हमने अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये पीट हो जाएगा। ये बेसिकली ये सेंटर वाला पीट होता है,
ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये चीज़ मैंने बनाई है, 50 to 60% कार्बन होता है और स्मोक ज़्यादा और ऐश बहुत ज़्यादा अगर इसे हम जलाएं तो बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से बना नहीं है अभी, ठीक है, कच्चा कच्चा सा तो है, कच्चे खाने में मजा नहीं आता ना। तो यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस सबसे पहले रेलवे में काफ़ी यूज़ होता था, ठीक है, पुरानी तुम शोले ये वो मूवीज़ देख लो, उसमें काफ़ी यूज़ है, लेकिन आजकल कम हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रीफाई हो गई है। उसके बाद अब तो कह रहे हैं कि जी मतलब बिजली पे चल रही है, फिर हाइड्रोजन पे चलने लग जाएंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, बुलेट ट्रेन ये वो। तो ऑल्दो अब काफ़ी कम हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर बनाने में काफ़ी हेल्प करता था, ठीक है, बिजलियाँ वगैरह काफ़ी, ठीक है, हेल्प करता था, अब भी करता है बट काफ़ी अलग तरीकों पे। इट्स डेंजरस, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूजेस नहीं है, यूजेस वही थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये डेंजरस बहुत है, क्योंकि जब तुम इसको माइन करने जाओगे ना, बहुत पॉइजनस गैसेस भी साथ में निकल सकती है, मैंने लिखा है क्या, हाँ, पॉइजनस गैसेस निकल सकती है। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब तो मैं बता चुका हूँ, ये नीचे नीचे वाला एरिया में ज़्यादा पाया जा सकता है, ऊपर भी पाया जाता है बट नीचे भी पाया जाता है। अच्छा, अब तुमने इतना पढ़ लिया, अब क्या है, हमने पढ़ना है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेनली इंपॉर्टेंट यही होता है, एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, एक आधा मैप की चीज़ आ जाएगी। एडवांटेजेस में क्या है तुम्हारा, पहले तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स सबसे ज़्यादा बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो हमने पुराने टाइम में अगर देख के जाओगे तो बहुत सबसे प्राइमरी यही था, ठीक है। गाड़ियाँ तो नहीं, मतलब रेलगाड़ियाँ इस पर चलनी है, प्रेस भी कोयले वाली होती थी, है ना, ऐसा कुछ होता है, मैंने मूवी में देखा, मैं तो नॉस्टैल्जिया नहीं, मैं नहीं था उस टाइम पे, मतलब मैं तो ऐसे सोच के मूवीज़ वगैरह को ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। और अफोर्डेबल एंड स्टेबल प्राइजेज, अब इतना काफ़ी अबंडेंट होता था, अब काफ़ी कम हो गया, डिप्लीट हो गया, लेकिन अबंडेंट तो अभी काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है, अगर देखा जाए बाकियों से कंपेयर किया जाए। न्यूक्लियर वगैरह तो बहुत ही, वो तो कर ही नहीं सकते ना हम, पेट्रोलियम वगैरह भी हम बात करेंगे अभी, बट काफ़ी अफोर्डेबल है, ईजी टू बर्न, ठीक है, जला सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या है कि ये डिपेंडेंट नहीं होता क्लाइमेट पे, क्लाइमेट है सही है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो नीचे उग रहा है ना, नीचे उग रहा है, वो बनता रहता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता इन सेंस, एक बार तुमने निकाल भी लिया तो तुम उसे जला सकते हो, उससे कुछ मतलब अलग इन्वायरमेंटल, जैसे न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है, बट उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेफर देन न्यूक्लियर, वही न्यूक्लियर से काफ़ी सेफर है। डिसएडवांटेजेस में बात करें तो बिल्कुल उनके पुट्ठे पुट्ठे चले जाओ, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत खराब होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, उससे काफ़ी डिवास्टेटिंग चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है तुम। उसके बाद ये है कोल माइनिंग का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। अब कोल माइनिंग के इम्पैक्ट में क्या लिख सकते हो कि जब हम कोई चीज़ खोदते हैं तो जब हमें मतलब जब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि यहाँ पे कोयला है, कोल है, तो कोल इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गवर्नमेंट, वो तो चाहते हैं कि मिले, ठीक है, प्राइवेट वाले भी चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ भी होगा उसे छोड़ देंगे, मतलब वो कहेंगे हमें तो ये कोयला निकालना है, उसकी माइनिंग के लिए अगर जंगल है उसके ऊपर तो जंगल को काट दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, काफ़ी होता है सब। तो बीच का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना वो कोल निकालने के लिए, तो कोल निकालने के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है हमारे लैंड पे, ठीक है, सॉइल मिट्टी इधर उधर हो जाती है, जो लैंड है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, जो फॉरेस्ट है वो काटे जाते हैं, काफ़ी ऐसी दिक्कत आती है। अगर उसके आसपास कहीं रिवर वगैरह है तो काफ़ी पॉइजनस गैसेज एंड पॉइजनस चीज उसमें चली जाती हैं। तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जलाने से, उसके बाद एसिड रेन, ये वो मतलब लिखने को तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तुम काफ़ी ब्रांचेस लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके कह रहे हैं कि जो माइनर्स की हेल्थ है, माइनर मतलब तुम जैसे लोग नहीं कि भाई हम माइनर हैं, मैं तो नहीं, मतलब चलो जो भी है, माइनर्स हैं ये वो हैं, ठीक है, माइनर्स की बात नहीं है यहाँ पे, माइनर मतलब जो खोद रहे हैं, ठीक है, जो खोद रहे हैं उनकी हेल्थ पे काफ़ी, क्योंकि पॉइजनस गैसेज निकलेंगी, टार एंड जो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो सब उनके मतलब लंग्स को काफ़ी इफेक्ट करता है, कैंसरस लंग कैंसर हो सकता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो मैं बता चुका हूँ, चाहे अबंडेंट है लेकिन फिर भी खत्म तो हो ही जाएगा ना, कभी कभी वापस नहीं बन रहा है, बनने में बहुत साल लग जाएंगे, तो ये खत्म बस होने वाला है थोड़े सालों में और हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, ये था तुम्हारा कन्वेंशन, तुम्हारा कोल। अब कोल में ये क्या कि झारखंड में पाया जाता है, झारिया और बोकारो में, ठीक है, ये दो दिन याद कर लेना, और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कोरबा में। देखो मैंने बना के ये जो तुम्हारी एक बेल्ट बनाई है और ये जो 3 बनाए हैं, ये तुम्हारा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पे पाया जाता है, और नीचे भी बना सकते हो, ये भी है वैसे तो, पर मेन वही है, ठीक है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, अगला आता है तुम्हारा कन्वेंशनल सोर्स पेट्रोलियम भैया क्या बात है, पेट्रोलियम क्या है जी, रॉक ऑयल से बोल सकते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है इसका मतलब है रॉक, और सॉरी पेट्रो है उसका मतलब है रॉक, और पेट्रोलियम का मतलब तुम्हारा ऑयल कुछ होता है, ठीक है। तो रॉक ऑयल और मिनरल ऑयल, ठीक है, कुछ भी बोला जा सकता है। और यूजेस की अगर हम बात करें तो लोकोमोटिव पावर बहुत बढ़ा दी है, लोकोमोटिव मतलब चलना, मूवमेंट, हेल्प, ठीक है, उसमें काफ़ी मदद करी है, लोकोमोटिव पावर काफ़ी बनाई है, ऑब्वियसली कारों का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प करी है इसने, ठीक है।
स्मोक कम और ऐश तो ये छोड़ती नहीं, अगर इसे जलाएंगे तो स्मोक इतनी नहीं होती, रैश नहीं होता, पर काफ़ी कुछ होता है। जलाने मत लग जाना, तुम देख लो जी इतना सा 100 रुपये का पेट्रोल लेके जला के देख रहे हैं, नहीं भाई ऐसे मत करना, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इंग्रेडिएंट है पेंट्स और प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूजफुल है। डिगबॉय जो है तुम्हारा वो असम में है, वो ओल्डेस्ट है। डिगबॉय जो जैसे कोलार गोल्ड KGF की फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड माइंस। हाँ, तो जो डिगबॉय की माइन है उसमें ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी वो है, ठीक है। रिफाइनरी वगैरह असम में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद बॉम्बे हाई में काफ़ी जो सागर सम्राट हम बोलते हैं उसको। अब बॉम्बे हाई ना बच्चों को समझ नहीं आता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉम्बे हाई इज जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड तुम्हारे नेचुरल गैसेज वगैरह भी आएगा। बॉम्बे के आसपास मत बना देना, वो अरेबियन सी में है, थोड़ा दूर हो गया, अरेबियन सी में है, ठीक है। बॉम्बे से थोड़ा आगे बनाना, मतलब पानी में बनाना है बेसिकली, उसके नंबर दिए जाते हैं, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेट्रोलियम के और कुछ रह गया, हम बात करते हैं। हाँ, ये रह गया है एडवांटेजेस की। अगर हम बात करें तो देखो जी, एक्सट्रैक्टेड इजीली, बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है। ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, बट हमें काफ़ी ना पेट्रोलियम की काफ़ी ज़रूरत है आज के टाइम पे, तो हमें काफ़ी मॉडर्न मेथड्स मिल गए हैं, तो इसलिए ईजी है, ठीक है। हाई डेंसिटी, बहुत डेंसिटी में मिलता है, मतलब थोड़ा सा पेट्रोलियम भी काफ़ी एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट, मतलब तुम एवरेज वगैरह गाड़ियों की जैसे देखते हो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट, अब तुम्हें महंगा लगता है, हमें महंगा लगता है, ठीक है, हमारे तक महंगा पहुँचता है, बट कंपेरेटिवली अगर हम देखे जाएँ, ठीक है, तो काफ़ी इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज डेंसिटी काफ़ी है इसकी बेसिकली। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, देख तो लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। अब लिमिटेड है तो उससे क्या है कि प्राइसेस में मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर मतलब जिन देशों के पास अबंडेंट है, पर इंडिया में तो इतना नहीं है, ठीक है। जो सऊदी अरेबिया है, दुबई है, जो मतलब ये ऑयल वाली कंट्रीज हैं, उनके पास तो काफ़ी है, तो वो अब प्राइसेस को कंट्रोल करती है। और इसमें क्या है कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी, अगर जैसे अब थोड़े सालों में पेट्रोलियम जब उन देशों में भी कम होने लग जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, तो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे पेट्रोल की वजह से, ऑयल की वजह से, पेट्रोलियम ये जो रॉक ऑयल है, मिनरल ऑयल है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो वही पॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो पॉल्यूशन काफ़ी होएगा, ठीक है, ऑब्वियसली होता ही है पॉल्यूशन। गाड़ियाँ कितना पॉल्यूशन इमिट करती हैं, क्यों, गाड़ियाँ किस पे चलती है, पेट्रोलियम डीजल, वो पेट्रोल से ही निकलती है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल है, ये भी खत्म तो हो ही जाएगा, ठीक है, वापस तो बन नहीं रहा, बहुत साल लगेंगे ऐसे हाई टेम्परेचर वगैरह तक पहुंचने में और काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें। सो अब ये था तुम्हारे पहला कोल और सेकंड हमने पढ़ लिया तुम्हारा पेट्रोलियम। अब थर्ड टाइप आता है तुम्हारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम मिथेन भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा कहते नहीं है, बट इसका तुम दूसरा नाम मिथेन मान लो, क्योंकि नेचुरल गैस में मिथेन बहुत ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी मिथेन होती है। जैसे कोल में कार्बन था ना, वैसे नेचुरल गैस में मीथेन, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, एक तो बायोजेनिक होगी, एक तो थर्मोजेनिक होगी। अब नाम से ही पता लग रहा है ये कैसे बन रही है। जो थर्मोजेनिक, थर्मो मतलब गर्मी से, गर्मी किसकी, जो ग्लोब के, धरती के, अर्थ के सॉरी अंदर है, अंदर मतलब जो अर्थ क्रस्ट के नीचे 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 वहां पे जो बनती है वो थर्मोजेनिस होती है, क्योंकि वो थर्मल पावर की वजह से बन रही है, मतलब वो गर्मी की वजह से बन रही है। जो बायोजेनिक होती है वो लैंडफिल्स में बनती है, मेनली जो ऊपर ऊपर ऐसे लैंडफिल्स होते हैं उसमें से जो मिथेन वाली गैस निकलती है उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। ये हम भी बनाते हैं बायोजेनिक तरीकों से, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स वगैरह डाल के, तो वो बायोजेनिक, ठीक है, इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ये से मतलब इंडिया में ऑथराइज करता है किसे देना किसे नहीं देना और कैसे सब चीज़ें। अब मुंबई हाई और असम में ये पाई जाती है, मुंबई हाई और असम, ठीक है, वही मुंबई हाई और असम मैंने कहा, तो वही चीज़ें उसमें ये मिलेंगी, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम कुछ बात करें तो क्या क्या एडवांटेज है, देखो नेचुरल गैस के बहुत से एडवांटेज है, ठीक है, तुम खुद लिख सकते हो, मैंने तो आधे को एडवांटेज लिखी नहीं, बिकॉज इतना इजी चैप्टर है ना, तुम कुछ भी लिख सकते हो। एडवांटेजेस में क्या देखो, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये किससे बनता है, वेस्ट से बनता है। वेस्ट तो कभी खत्म होने वाला नहीं, इतनी पॉपुलेशन है, वेस्ट तो बढ़ता ही जाएगा, तो रिन्यूएबल रिसोर्स से खत्म तो होना नहीं है, ठीक है। मेड इन लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में बन जाता है, इतना वो भी नहीं है कि बहुत जगह इसको दो, ठीक है, मतलब जगह देनी पड़ती है, लेकिन मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी चीपर है, सस्ता है, इतना वो भी नहीं, मेहनत भी नहीं लगती है, पर इतनी नहीं, ठीक है। स्टोर्ड सेफली स्टोर भी किया जा सकता है, और इको फ्रेंडली है। और एलपीजी और सीएनजी के बारे में जैसे थोड़ा बहुत लिख देना, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी के बारे में क्या थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये मतलब एक हमारे घर पे खाना वगैरह बनाने में काम करता है, एक गाड़ियाँ चलाने में काम, तो काफ़ी मल्टीपल यूजेस है, तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो। डिसएडवांटेज में हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है काफ़ी इसको जलाने पे, लार्जर स्केल पे पॉसिबल नहीं है इसको इतना बनाना और इसको इतना यूज़ करना, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है, इसका पॉइंट रिलेटेड ही है, हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसको चिंगारी लगे, आग लग जाएगी, काफ़ी फैल जाएगी काफ़ी, क्योंकि वो है ना गैस है, गैस तो हमें पता है काफ़ी जल्दी फैलती है, तो एक वो चीज़ है। मतलब लीक क्या है, हाँ, अगर लीक हो जाए तो ये अनडिटेक्टेड रहेगी, या इसका काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि
ना तो इसकी खुशबू है, इट इज़ ओडरलेस, ना तो इसका कोई रंग है जो तुम्हें दिख जाए, इट इज़ कलरलेस, और ना ही इसका कोई टेस्ट है, इट इज़ टेस्टलेस। तो इस तीनों की वजह से ये अनडिटेक्टेड। अब तुम कहोगे भैया कि पर जो गैस का सिलेंडर होता है वो थोड़ा बहुत खोले वगैरह स्मेल तो आती है हमें, तो दिखती नहीं है पर स्मेल तो आती है, ऑर्डर तो उसमें स्पेशली एक डाला जाता है, ठीक है, केमिकल डाला जाता है उसको, ताकि अगर गलती से थोड़ा बहुत लीक हो तो हमें घर पे पता लग जाए, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ में पता लग जाए, नहीं तो बहुत आग लगेगी अगर पता ही ना लगे ऐसे, ठीक है। सो इसलिए ये एक चीज़ होती है। अब लैक ऑफ टेक्निकल हेल्प, इसके काफ़ी नुकसान है, ठीक है। लैक ऑफ टेक्निकल हेल्प, हम इसे अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प इतनी जल्दी अवेलेबल होती नहीं, तो इससे काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इसलिए इतने बड़े स्केल पे इसलिए यूज़ नहीं किया जाता। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत दूर तक इसे ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वॉलेटाइल काफ़ी है, राइट। सो वो एक चीज़ आती है। अब हमने इतना पढ़ लिया है, फाइनली तुम्हारा आता है हाइडल पावर। अब हाइडल पावर तुम्हारी बुक में कितना है, सी यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। हाइडल पावर का बेसिकली मतलब होता है जो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किसी भी चीज़ में यूज़ बन सकती है वो, ठीक है। तो हाइडल पावर का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मल्टीपर्पज आएंगे, वो सब टाइडल आएगा, चलो जो भी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग, ये क्या है, फोर्स ऑफ वाटर फॉलिंग के मतलब जैसे पानी गिर रहा है उसकी फोर्स से हमने यहाँ पे कोई टरबाइन लगा दी, कोई लगा दिया, वो घूमेगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हाइट से जब कोई पानी गिरेगा उसके नीचे हमने कोई ऐसी मशीन्स लगा दी, ऐसा कुछ लगा दिया, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या है, कुछ इसकी बेसिक कंडीशंस है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें कि भैया जी ये रिन्यूएबल है, चीप है, क्लीन है, और ये सब बेसिक चीज़ है कि ऑब्वियसली जो बाकी में लिखा है हाइड्रो पानी से बन रहा है तो क्या इको फ्रेंडली है, कुछ ज़्यादा पोल्यूशन तो कर नहीं रहा। अब इसमें बात क्या आती है कि तुम्हारा जोग्राफिकली ये हम क्यों इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे, अगर इतना अच्छा है तो हम क्यों नहीं इतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो बात यह है कि एक तो जनाब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट, कंस्ट्रक्शन के पैसे बहुत लगेंगे, सस्ता नहीं पड़ता, काफ़ी महंगा लगता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ होती है कि भैया हमने इस पर जो भी हम यहाँ पे कर दें, हमें ये भी चाहिए कि पूरा साल पानी आता रहे वहाँ पे, और पानी रुक जाए जी, या पानी का भाव इधर उधर कहीं और चला जाए, तो नुकसान तो हमारा ही है ना। अगर पानी नहीं आएगा तो वो घूमेंगे नहीं, फिर तो वेस्ट है। अगर पानी कहीं और डायरेक्शन में चला जाएगा हमें फिर उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर रिवर की कई बार 100 सालों बाद डायरेक्शन बदल जाती है, अब वो अगर 10 साल बाद बदलने लगी तो काफ़ी दिक्कत है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो हाइडल पावर मैंने क्या लिखा है, ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ये है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तुम नोट कर सकते हो, या फिर नोट तुम्हारी बुक में होंगे, चलो नोट नहीं करने, समझ लो। माउंटेन रीजन पे बन सकता है पहले तो ऑलरेडी, क्योंकि हाइट चाहिए हमें, हाइट चाहिए, ठीक है। तो ऊपर से माउंटेन से पानी गिरेगा तो ही हमें काम आएगा ना। तो एक तो माउंटेन रीजन, उसके बाद क्या है कि ये परमानेंट वाटर सप्लाई चाहिए हमें, पूरा साल पानी आता रहे भाई साहब, ऐसा नहीं कि रिवर खाली पड़ गई। तो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए हमें इसके लिए, सूटेबल क्लाइमेट भी चाहिए, बारिश होनी चाहिए तभी पानी आएगा, एक वो चीज़ आती है। अगर हम पेरिनियल की बात करें, ऊपर की बात करें तो वहाँ पे हिमालय से पूरा साल पानी आते ही रहता है मोस्टली। यूनिफॉर्म वाटर फ्लो, ऐसा नहीं कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, यूनिफॉर्म होना चाहिए। वैसे तो फ्लड्स कंट्रोल करने की होता है, बट यूनिफॉर्म इन द सेंस एक ही साइड पे एक ही फ्लो में, जैसे मैंने तुम्हें कहा। इंडस्ट्रियल जोन में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अब देखो बनने को तो कहीं भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं इंडस्ट्रियल जोन के साथ ही बनाना है। बट ये पॉइंट क्यों आया है तुम्हारी बुक में कि बेसिकली अगर जो ये इलेक्ट्रिसिटी बनी है ये काम कहाँ आएगी, ये आएगी इंडस्ट्रियल जोन में मेनली। मतलब आसपास थोड़े बहुत घर होंगे, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेंगे, ये बहुत बना देगी, तो इतनी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कम से कम हो। इसलिए वो जितना पास होगा रीजन उतना काम आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि तुम नोट करना चाहो तो नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी बुक में होंगे, ठीक है। एक तो इसमें पैसे कम लगते हैं, दैट्स एन एडवांटेज। एक इसमें पॉल्यूशन, जो पावर है वो ज़्यादा ये देता है, पॉल्यूशन कम होता है, पावर ज़्यादा देता है, तुम्हें पता होगा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ईजी ट्रांसपोर्ट है इसका। मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्ट मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट में नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए थोड़ा बहुत बिजली का, क्योंकि ऑब्वियसली रेसिस्टेंस वगैरह होएगी, जो वायर में तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, वो सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि हमने पिछले में कॉपर में पढ़ा कि हाईली डक्टाइल है और जी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भेज देगा, ठीक है जी। ये थे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो हाइट चाहिए हमें तो हाइट होना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि कहाँ ढूंढे भाई हाइट का कैसे करना है, और एक प्रॉब्लम होती है सिल्टिंग की। सिल्टिंग मोस्टली ये आनी है हर चीज़ में, जो भी पानी से रिलेटेड है। पानी में जो भी तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी तुम्हारी सैंड है या जो भी है, वो धीरे धीरे करके, इतने बड़े डैम पे वैसे तो नहीं फर्क पड़ेगा, बट
वो वहाँ पे जमा होने लग जाएगी, जैसे जैसे जमा होगी वो उतना ही उसको मतलब इनएफिशिएंट बनाएगी, एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, मतलब एक से ज़्यादा यूज़ के लिए। ये क्या था, बिजली बना रहे थे, ये बिजली भी बनाएंगे, ये पानी इरिगेशन के लिए भी देंगे, ये प्रमोट करेंगे फिश कल्चर वगैरह को भी, ये वहाँ पे मतलब कैनाल्स वगैरह भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। मेनली हमारे सिलेबस में दो ही है, हमने दो ही पढ़ने, एक भाखड़ा नंगल डैम और एक हीराकुंड डैम। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में है और हीराकुंड डैम जो है तुम्हारा महानदी रिवर पे उड़ीसा में है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संगठन ने मतलब इन्होंने इकट्ठे मिलकर बनाया इसे, और तीनों को बिजली जाती है। मेजॉरिटी जो है वो पंजाब और हरियाणा को जाती है, बट ये भी है, ठीक है। 741 फीट की हाइट है इसकी। और हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में है, महानदी रिवर पे है, हमने पढ़ लिया। दोनों जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, इनॉर्गोरेट किए गए थे, तुम कह सकते हो। ये भाखड़ा नंगल डैम 1963 में, और जो तुम्हारा हीराकुंड डैम है 1953 में, 1963 और जो भाखड़ा नंगल डैम है वो 80 किलोमीटर है अंबाला, पंजाब में जो एक सिटी है काफ़ी बड़ी, काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, अंबाला से 80 किलोमीटर दूरी पर ये भाखड़ा डैम सिचुएटेड है। अब ठीक है, क्या है, हाँ, तो ये नियर कत्तक है जो हीराकुंड डैम है। इनके एडवांटेजेस मोस्टली सिमिलर ही होते हैं, बस तुम जगह का बदलना पड़ा। सतलुज में बाढ़ ना आए इसलिए तुम्हारा भाखड़ा नंगल डैम, और महानदी में बाढ़ ना आए, उसके आसपास के रीजन में बाढ़ ना आए, तुम हीराकुंड डैम कह सकते हो, ठीक है। इसके काफ़ी एडवांटेज है, फार्मर्स को हेल्प करते हैं, ये वो उसमें भी वही सब लिख देना। एडवांटेजेस तो मेजॉरिटी सेम है, डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए, पहले एक दो हैं वो नुकसान है, बट इतने वो नहीं। बात क्या है कि कोई डैम होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई बस ये एक डैम बना दिया जैसे हमें फोटो में दिखता है, नहीं। एक डैम होता है, उसके थोड़ी सी दूरी पे वहां पे एक पूरा पावर जनरेटर, पूरी एक जगह होती है पावर सप्लाई की, कि वहां पे बिजली बन के पहुंचे, स्टोर हो, वहां से आगे जाए, ठीक है, इनका काम बनाना है बस, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, पानी को स्टोर करना मेनली होता है। भाखड़ा में डैम, नंगल में वहां पे तुम्हारा पावर सप्लाई पूरा वो सब देखता जाता है, ऐसे ही उस हीराकुंड डैम में भी है। अब ये सब चीज़ें मेन यही थी, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम ही मेन थे, पर हमने साथ में हमने नेचुरल गैस भी कर लिया, हमने साथ में हाइडल पावर भी कर लिया। अब न्यूक्लियर पावर के बाद बारी आती है। अब न्यूक्लियर पावर क्या है, तुमने कोई एटम पढ़ा हो, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एटम में तीन चीज़ें होती है मेनली, एक बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बीच में क्या होता है, जो कोर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स मतलब हमें तो फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जानते, हम कोई विचार नहीं बनाएंगे, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स के काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो सेंटर कोर होता है उससे। और यूरेनियम इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और करी जा रही है, ठीक है, क्या, यूरेनियम, ठीक है, और भी है थियोनियम एंड ऑल, बट हम यूरेनियम पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम क्या लिखोगे, अरावली हिल्स में, जो कि राजस्थान में है, और बिहार में। बिहार में कहाँ, कॉपर बेल्ट में, ठीक है जी। अब भैया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करो तो सबसे पहले कि फॉसिल फ्यूल कम मतलब अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो फॉसिल फ्यूल कम यूज़ होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कम यूज़ होगा तो एक अलग पॉइंट लिख सकते हो तुम के ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो अगला क्या आ जाता है, डिपेंडेंट ऑन नेचुरल एस्पेक्ट्स पे ये है नहीं, मतलब ये इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचुरल एस्पेक्ट्स। तुम्हें जो भी है प्रेजेंट तुम उससे कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी यूरेनियम है वो यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है मौसम कैसा, ठीक है। जो हैंडल्स प्राइस वेलोसिटी, ये प्राइस वेलोसिटी को मैं कैसे समझाता हूँ, मैं कैसे समझा था कि यार जब कोई भी ऐसे ये पेट्रोल वगैरह की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, इनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, डिमांड सप्लाई, अगर डिमांड ही इधर चलेगी काफ़ी तो वो मतलब ऑलमोस्ट सेम सिमिलर उसका हो जाएगा, प्राइस को संभालेगा, तो ये बाकियों के प्राइस को भी ऐसे संभाल लेता है, ठीक है। तो एक वो चीज़ होती है। डिसएडवांटेज में भी काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज है। पहले तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत पड़ता है यूरेनियम का, ठीक है, अगर इसे जलाया जाए जो बहुत पॉल्यूशन, बहुत ये वो, ठीक है। हमने कर लिया कि फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है, लेकिन भाई इसको जला के भी तो कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी बुक में दे भी रखा होगा आई गेस, हाँ, कि माइनिंग वगैरह में काफ़ी दिक्कत है, एंड उसके बाद रेडियो एक्टिव वगैरह हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट काफ़ी होता है। रेडियो एक्टिव मतलब जो काफ़ी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उन सब का वेस्ट, अब उनको कैसे अच्छे से डिस्पोज करना हमें भी नहीं पता, मतलब पता है बट इतनी जनरल अवेयरनेस नहीं है। वैसे तो जनरली घरों में ही होता भी नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, हमें काफ़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट काफ़ी इससे निकलता है, जिसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो 10 साल बाद पूरा ऐसे मिट्टी में खुद ही सही हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, वो काफ़ी सालों तक, 100 साल तक वो ऐसे ही रहेगा। दैट्स अ रियली डेंजरस थिंग। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे चेर्नोबिल इंसिडेंट सबसे फेमस, हमने चेर्नोबिल पे सीरीज भी बनी है, एक दो आई डोंट नो, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, बट चेर्नोबिल का अगर तुमने सुना हो तो इट्स वॉज रियली वो खराब वाली चीज़, ठीक है, जो यूक्रेन वगैरह वाली साइड पे, यूक्रेन में हुई थी आई गेस, रशिया यूक्रेन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था
ठीक है। ऐसी कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे लगी आग, आग तो नहीं मतलब कितना ही कुछ हो गया, और वहाँ पे इतने लोग मरे थे। अब भी जो लोग पैदा होते हैं वो भी काफ़ी मतलब काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में ही वो रेडियो एक्टिव मैटेरियल पहुँच गए हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ खराब, कोई ना कोई डिसेबिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है, यू नो, कोई बॉडी पार्ट उनका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। ऐसा काफ़ी वहाँ पे हुआ, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी में भी तो वही हुआ ना, अभी भी लोग वैसे ही वहाँ पे पेड़ नहीं उग रहे अभी भी। सो वही चीज़, काफ़ी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम इतना है नहीं और वेपन्स बहुत बन रहे हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इसको बनाने में बहुत पैसा लग जाएगा जी। ऐसे छोटी सी जगह पे तो बना नहीं सकते, पहले तो जगह बहुत चाहिए, उसके बाद यूरेनियम भी कभी ना कभी तो ख़त्म होएगा ही, उसके बाद इसमें वेपन्स बहुत बन सकते हैं, दुनिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली दिस वॉज योर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। आई होप तुम्हें समझ आया हो, पसंद आया हो। अनकन्वेंशनल पढ़ लेते हैं अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वही होते हैं जिनको बार बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल ये था ना, एक बार यूज कर दिया खत्म। नॉन कन्वेंशनल जितनी मर्जी बार यूज करो, बार बार करते रहो, एक बार देखो हजार बार देखो, ठीक है। तो बेसिकली वो है बार 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 करने का, तो उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसके एडवांटेजेस, तुम कुछ भी लिख के आओ सही होगा, अगर सही होगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि इसमें तुम लिख दो जी पॉल्यूशन कम होता है, ये होता है, वो होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफ़ी कम लगता है, सरकार काफ़ी एक्सटेंशंस देती है अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें, बिकॉज इसमें पॉल्यूशन कम है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम पड़ता है, तो इंडिया वैसे एज ए कंट्री भी हो अच्छा है, और काफ़ी रिन्यूएबल है, तो बार बार हमें मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, काफ़ी चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ और इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत चीज़ें। एडवांटेज में कुछ भी लिख डालो, ठीक है। पहले बात कर, 3 पढ़ने हमने, 3 ही तुम्हारे सिलेबस में, उससे ज़्यादा विंड कह दिया, जो जियोथर्मल है वगैरह नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। तो अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो अगर किसी के फिर भी आना हुआ, वैसे तो नहीं आएगा, प्री बोर्ड्स हो गए होंगे तुम्हारे, मुझे बता देना, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी, मतलब जो सन से आ रही है। अब सन से आ रही है, इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कितने ही तरीकों से तुम इसे बना सकते हो कि भाई सोलर हीटर, एक तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल में क्या है जी, सोलर हीटर, सन की रेज आएंगी, वो जो हीट है उसे एक जगह इकट्ठे करेंगी, वहां से तुम पानी निकालोगे तो वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, खत्म। एक होती है कि सन की रेज आई, उसको कलेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में बनाया, जनरेटर साथ में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में बनाया, अब जी घर पे जो यूज हो रहा है उसमें लगा दिया, अगर घर के साथ कनेक्टेड है तो कहते हैं पीवीसी फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है, तो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल इनटू इन्फिनिटी। तुमने एक बार लगाया कोई सोलर, तो जो क्या कहते हैं सन है वो कि उसकी किरणें हैं, सनलाइट तो आती रहेगी ना, वो तो इन्फिनिट टाइम तक, जब तक सन खत्म नहीं होता तब तक तो चलती रहेगी, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अगर खत्म हुआ तो तब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि भैया मेरे घर का टीवी कैसे चलेगा, तब हमारी प्रॉब्लम होगी कि भाई प्लैनेट का क्या करना, ठीक है। तो आपकी दिक्कतें बात की बात है, लेकिन अभी तक तो इन्फिनिटी रखी है ना, हमने कभी देखा नहीं कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस की कम है, तुमने एक बार लगा दिया, लेकिन अगर बाकियों की बात करें, मतलब तुम्हारे तौर पर नहीं, सरकार के बारे में बात करें तो उनको क्या किया, हाई मेंटेनेंस के डैम डूम वगैरह का तो बहुत रही करना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है। इसमें क्या है कि हाँ टैक्स क्रेडिट, इसमें क्या है जी, टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। मुझे अपनी राइटिंग क्यों नहीं समझ आती भाई साहब, तुम्हें कैसे समझ आएगी अगर मुझे नहीं आती। टैक्स क्रेडिट मिलते हैं हमें, क्या मतलब कि सरकार ने ना पहले एक चीज़ शुरू की थी, जितने लोग सोलर लगाएंगे उनको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि सोलर लगाने को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि कब तक हम ये पेट्रोल वगैरह पे मतलब उनके डिपेंड रहेंगे, पोल बाहर से मंगाएंगे पेट्रोल, उतनी जीडीपी हमारी बाहर जाएगी, उतना ही हमारा फॉरेन रिजर्व कम होगा, पैसा बाहर जाएगा, उससे काफ़ी नुकसान होंगे, ठीक है, समझ जाओ यार, सरकार भी यही कह रही है। अब डिसएडवांटेजेस भी क्या है, ये तो रात को ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो जनरेटर वाले होते हैं वो उस दिन में इतनी स्टोर करके रख लेते हैं कि रात को भी काम आए, ठीक है, बेसिकली तो उसका भी तोड़ है, एक्सपेंसिव है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तुम घर का पूरा सेटअप करने जाओ कितने लाख रुपये लग जाएंगे जी तुम्हारे पूरे घर का वो चेकअप करने के लिए। अब बिजली में इतना नहीं लगता, बिजली में तो एक तार वगैरह लगी थी स्टार्टिंग में, हो गया, वो चली जा रहा है, हर महीने 10-20 हज़ार है, तुम कहोगे यहाँ पे इतने लाख आ रहा है तो ये तो नुकसान है, बट हमने देख रहे हैं ना रिटर्न ऑन स्केल कितनी देर तक चलेगा, वो एक चीज़ है, ठीक है। अगर हम विंड की बात करें, विंड एनर्जी, विंड तुमने देखा होगा ना, ऐसे विंड मिल्स होते हैं जैसे घूमते वाइट 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 वाइट, कहीं तुम गए हो अगर तुमने बेसिकली कहीं देखा नहीं तो वीडियो में मूवी में देखा होगा, ठीक है। तो अच्छा विंड, मुझे लगा माइक गिर गया। विंड मिल्स क्या है कि जी ये जनरेटर से अगर कनेक्टेड कर दो और जो विंड जितनी तेज़ आएगी वो उतने घूमेंगे, काफ़ी भारी होते हैं वैसे, वो घूमेंगे तो उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसमें जनरेटर में स्टोर होगी, ठीक है जी। अब ये क्या है कि हमें क्या चाहिए, इसमें विंड की जो वेलोसिटी है ना वो काफ़ी हाई चाहिए, मतलब कि ऑब्वियसली उसे घुमाना है ना तेज़, तो विंड तेज़ आएगी तभी घूमेंगे, ऐसे फूक मार के तोड़ने नहीं वाले, समझ रहे, ठीक है। पोल्यूशन ये कॉज नहीं करते, ठीक है, वो नेचुरली घूम रहा है, उसमें पोल्यूशन का आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला तो ये लोकल विंड पैटर्न से मार खा जाते हैं, मतलब क्या, लोकल विंड पैटर्न से अगर कभी इधर की चली, जैसे ये है, ठीक है, कोई विंड मिल मैंने ऐसे लगाया जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, ये और इसके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो अगर इधर से हवा आएगी या इधर से हवा आएगी तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा या ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, मैंने मान लो इसके पर रही है तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर विंड सामने से आ रही है तो क्या करोगे, पीछे
घुमा थोड़ी दोगे, ठीक है। तो विंड पैटर्न्स कभी इधर होंगे कभी उधर होंगे, बदल देंगे। लार्ज स्केल पे हम कह सकते हैं कि ठीक है जी इधर से हवा चलती है, इधर से हवाएं चलती हैं, जो भी होता है, लेकिन हमें वैसे नहीं कुछ पता, ठीक है। और दूसरा क्या है डिसएडवांटेज की विंड बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी जैसे मैंने कहा फूक मारने से नहीं कुछ होगा, लार्ज विंड वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा जगह पे होती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट इसका नहीं हो पाता। बायोगैस की अगर हम बात करें, बायोगैस ये कैसे बनती है? ये जो गोबर होता है तुम्हारा, जो डंग होता है, उससे बनती है क्या? गैस, ठीक है। उनका यूज़ करना टू प्रोड्यूस गैस, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, काफ़ी जो सस्टेनेबल सोर्स है, सस्टेनेबल सोर्स मतलब अब ये तो है ना, अब जिसके घरों में एनिमल्स वगैरह हैं उसके लिए तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, उसको ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ ही नहीं, पोल्यूशन काफ़ी कम कॉज करता है, ये करता है कम करता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्योंकि पैसे बचते हैं ऑब्वियसली, मैंने तुम्हें कहा ज़्यादा क्या ही लग जाएगा अगर तुम्हारे पास कोई एनिमल वगैरह है। अगला है यूज एज फर्टिलाइजर। यूज एज फर्टिलाइजर मतलब कि इसको फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो इसका बच गया ना, जैसे हमने तुमने जला दिया, फिर भी जो थोड़ा बहुत बच गया, चूरा पूरा जो भी है, तो वो जो बच गया, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सबको फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ कर लो। नेचुरली है ना, ऑर्गेनिक, हमने थोड़ी कुछ डाला है, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है। अब इसमें नुकसान क्या है? पहले तो कॉस्ट ज़्यादा, काफ़ी कॉस्ट लगती है इसे बनाने में। ऐसे नहीं तुम बायोगैस मतलब, अब देखो तुम जला रहे हो, बायोगैस तो उड़ गई, तुमने वो कर लिया, तुम्हारा उसमें कुछ वो हाथ नहीं। लेकिन जो बायोगैस बड़े स्केल पे यूज़ होती है वो तुम नहीं कर सकते, और वो उसके लिए काफ़ी होता है, लार्ज स्केल एरिया चाहिए, ठीक है। और क्या है, वाटर पॉल्यूशन काफ़ी कॉज करता है। अब क्या तुम्हें बायोगैस वगैरह बनाने के लिए जो डंग वगैरह चाहिए और वो जो चीज़ें चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैटर, उसके लिए तुम्हें चाहिए कि जो क्रॉप्स है वो अच्छे से हो गए। क्रॉप्स अच्छे से हो गए कैसे? तुम फर्टिलाइजर डालोगे, और यहाँ इसका जो बायो प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर, तुम और उसमें डाल रहे हो, उसे डाल रहे हो, तो काफ़ी वाटर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है, ठीक है। उसमें पानी जाएगा, उसमें पानी नहीं जाएगा, पानी में वो सब जाएगा, तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कतें दे सकती हैं। सो आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया हो। मुझे वैसे लगा था कि यार मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगा, लेकिन जब मैं आया वीडियो शूट करने तो मुझे लगा कि यार अब ख़त्म करो ये चैप्टर को, ठीक है। अब अगला आगे कुछ और कभी और कोई चैप्टर कराएंगे। सो अगर कुछ और चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड यप, थैंक यू।